नमस्कार दोस्तों। यदि आप एमपी के जो स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है, या क्लास वन क्लास टू प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी एमपीपीएससी जो है वो निकाल रही है। तो उसका सिलेबस भी एमपीपीएससी ने बहुत हद तक कुछ चेंज कर दिया है अभी नए मॉड्यूल के हिसाब से। तो जो नए मॉड्यूल जोड़े हैं उनके लिए ये पहला लेक्चर है उस पैटर्न पे। आज हम बात करेंगे पार्ट जो थ्री है, यानी यूनिट थ्री है, पार्ट थ्री तो नहीं कहना चाहिए। उसमें जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में नई चीजें जोड़ी गई हैं, उनमें जो टॉपिक्स उन्होंने ऐड ऑन किए उनमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। और ये एमसीक्यू में है, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्टिव नेचर में जो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियो भी देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा ये भी लगेगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, किस नेचर के आ रहे हैं ये। दूसरा एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे एक बात मुझे बोलते हैं, वो मैं अभी यहीं बता देता हूँ। वो ये बोलते हैं कि जो आपका कोर्स है, क्या कोर्स कहाँ से एक्सेस होगा। तो 2 मिनट में लूंगा आप लोगों के, वैसे तो ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं अभी। आप बी आर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको जैसे एमपीजी के स्पेशल कोर्स अगर लेना है तो बी आर एकेडमी का जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको एक ऐसा स्टोर जैसा फीचर दिखेगा। इस स्टोर फीचर पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद तो पूरे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएंगे। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी ऐसे एग्जाम की जिसमें फर्स्ट पेपर एमपीजीके का है, तो उसका ऑलरेडी यहाँ पर कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है विथ टेस्ट सीरीज यहाँ पर। तो ये वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है। आपको हेल्दी क्वेश्चंस लेकर चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर, जिससे कि क्वेश्चन कैसे बच्चे देखिए कहते हैं कि क्वेश्चन आप थोड़े टफ बनाते हो। टफ नहीं बनाते। ये जो चार ऑप्शन है ना, ये चार ऑप्शन एग्जाम में चार क्वेश्चंस तैयार कराएंगे। प्लस इनसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा उस नजरिए से प्रश्न को बनाना पड़ता है। अप्रोच बेस्ड प्रश्न बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में समझ पड़ेंगे। तो पहला है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। ये नया अधिनियम जो है वो जुड़ा है इस साल आपके सिलेबस में। इसके संबंध में जो है वो कौन सा कथन असत्य है। इस अधिनियम को 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अधिनियम की धारा 2 क्लॉज ई के अंतर्गत वध के अंतर्गत हत्या करना, अंगहीन करना या शारीरिक चोट पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गौवंशीय पशु, कोई भी गौवंशीय पशु है, अगर उसका अंग भंग भी कर रहा है, मतलब मान के चलिए किसी धारदार हथियार से उसने उस पर हमला करा और उसके पैर को ही काट दिया या कान ही काट दिया या शरीर का कोई भी हिस्सा अगर कहा जाए उसका, उसको नुकसान पहुंचाए, तब भी वध की ही डेफिनेशन। ठीक है। वो मतलब अगर कहा जाए कि ये उसी के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। तीसरा है, अधिनियम के तहत राज्य सरकार गौवंश के कल्याण में लगी हुई संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। बिल्कुल, जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो भी अगर कहा जाए गौशालाएं तो काम कर ही रही हैं, उनके लिए उनको फंड करना। ठीक है। ऐसे उसके लिए बकायदा मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड भी काम कर रहा है। एक बोर्ड भी सरकार ने बना रखा है। और चौथा है, अधिनियम के अधीन समस्त अपराध असंज्ञेय और अजमानती हैं। तो अजमानती तो ठीक लिखा हुआ है, असंज्ञेय नहीं है, संज्ञेय है। संज्ञेय समझिए, देखिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अभी जो भारतीय न्याय संहिता नई आई है या सीआरपीसी जो पुरानी थी, उन दोनों में ही ये बात देखो। पहले तो अपन एक लाइन में समझ लें, फिर इस एक्ट से संबंधित कुछ बातें आपको बता देंगे। ये जो अपराध है ये संज्ञेय है। क्यों है? तो अगर हम ओरिजिनल इस एक्ट पे जाएं, ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है। और इस एक्ट के अंदर हम सेक्शन नंबर 10 पर जाएं तो अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे, यानी कॉग्निजेबल नेचर के होंगे, नॉन कॉग्निजेबल नहीं होंगे। अब संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज, पहले तो संज्ञेय और असंज्ञेय समझ लें 2 मिनट में। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं कि जिस अपराध में पुलिस को एफआईआर के बिना बहुत सारे पावर होते हैं। वो बिना वारंट के जो है वो अगर कहा जाए जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बिना एफआईआर के जो है वो जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये सब संज्ञेय अपराध होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि फलानी गाड़ी के अंदर 10 गौवंशीय पशुओं को जो है वो लेकर मध्य प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस की जा रही है। अब वो क्या इंतजार करे कि आप एफआईआर दर्ज करो? वो क्या इंतजार करे कि किसी का जो है अगर कहा जाए मुझे वारंट मिले अपने उच्च अधिकारी के, वही वारंट आ गया, जो है वो फलाने कोर्ट ने वारंट जारी किया, फिर मैं जो है वो उसके ऊपर जाऊंगा? नहीं। तब उसको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे भी याद रखिएगा, जो संगीन अपराध होते हैं हमारी सोसाइटी से जुड़े, हत्या, बलात्कार, डकैती, ठीक है, इन सब को हम संज्ञेय कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कॉग्निजेबल।
इसका मतलब है कि इन अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं होती। आप एफआईआर लिखे बिना भी जो है वो जांच कर सकते हो। लेकिन आशंका क्या होते हैं, आपका पर्स गुम गया, अब आप पुलिस वाले के पास गए, मतलब थाने, आपने कहा साहब मेरा पर्स गुम गया, तो क्या वो आपके साथ उठेगा और चल देगा, चलो अच्छा कहाँ घुमा है, मैं जांच करवाता हूँ तुम्हारी? नहीं, वो कहेगा एफआईआर लिखवा दो, उसके बाद हम जांच करेंगे। और जिसके यहाँ जांच करने जाएगा कि यार हमको शक है कि तुमने इसका पर्स चोरा, तो वो कहेगा तुम्हारे पास वारंट है, क्योंकि वो अपराध आसंज्ञ कैटेगरी का, क्योंकि इतना गंभीर अपराध नहीं है वो पर्स गुमना जो है वो करता है। तो आपको ये बात समझ पड़ गई होगी। गौवंश, इसमें आपको तीन बातें याद रखना है। पहले वाले में नंबर वन जो मैंने आपको बताया कि वध जो है, वध का अर्थ केवल और केवल जो है वो अगर कहा जाए हत्या नहीं होगा। वध में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हत्या के अलावा अंगहीन करना या कोई भी शारीरिक चोट पहुंचाना, ये वध की डेफिनेशन में आएगा। और गोवंश की डेफिनेशन में केवल गाय नहीं आएंगी, गोवंश की डेफिनेशन में गाय भी आएंगी, सांड भी आएगा, बैल भी आएगा और गाय के बछड़े आएंगे। यानी ये चार कैटेगरीज हैं जो गोवंश की डेफिनेशन में आएंगी, गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े। इस तरह से जो है वो अगर एक्ट बनाया गया है, और इसका उद्देश्य यह है कि गोवंशीय पशुओं का संरक्षण जो है वो हो सके हमारे राज्य के अंदर। क्योंकि ये राज्य के हाथ में है, इसलिए हर राज्य अपने इस तरह के अधिनियम जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो बनाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा कि इसके अंदर जो है वो क्या बात रहेगी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक आपके साथ जोड़ा गया है सिलेबस में। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकायुक्त की नियुक्ति उसके कार्यभार ग्रहण करने से 6 वर्ष के लिए की जाती है। अभी नई हमारी लोकायुक्त अपॉइंटमेंट हुई, ये भी सही है। लोकायुक्त और लोकायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली 1 वर्ष से पुरानी शिकायतों की जांच नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है। और लोकायुक्त संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की भी जांच की जा सकती है, ये सही है। तो पहले देखें, हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है लोकायुक्त का जो एक्ट का ओरिजिनल एक्ट है, और इसमें बकायदा जो है वो ये बात लिखी हुई है कि भाई हम यहाँ पर कि ऐसी शिकायतें जिनकी घटना दिनांक 5 वर्ष से अधिक हो, शिकायत गुमनाम हो, शिकायत जो अगर कहा जाए में जो आरोपों के साथ जो विशिष्ट अभिकथन ना हो, तो ऐसी स्थितियों को वो नस्तीबद्ध करेंगे, यानी आर्काइव में डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिगर बहुत बड़ा है, और इसमें ऑलमोस्ट जो है वो सभी जो है वो जितने भी प्रशासनिक तंत्र है हमारा, वो पूरे अधिकारी जो है अगर कहा जाए इसके अंतर्गत इस लोकायुक्त के दायरे में जो है वो आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र में लोकायुक्त, अभी तो लोकायुक्त के छापों के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में है लोकायुक्त। तो तीन चार चीजें ये आपको याद रखना है। नंबर वन, कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम बना 1981 में। ठीक है। इसके तहत जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति होगी 6 वर्ष के लिए। यहाँ पर वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये आपको जो है वो याद रखना है, यानी बकायदा जो है वो आपने अपॉइंट। दूसरा, अगर कहा जाए कि लोकायुक्त संगठन जो होगा, उसमें हम किसी भी व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो, उसको हम लोकायुक्त अपॉइंट कर सकते हैं। उप लोकायुक्त में उस सर्वोच्च न्यायालय वाला क्लॉज की जरूरत नहीं है। उप लोकायुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा। ये ऑफिशियल जो अगर कहा जाए पेपर है, मतलब आधिकारिक रूप से हम जो पढ़ रहे हैं, ये उसकी खुद की वेबसाइट पर जो है वो है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और जो अगर कहा जाए इन सब के विरुद्ध जो है वो जांच कर सकता है। लेकिन कुछ जो है वो जांचें केवल लोकायुक्त करेगा, उप लोकायुक्त नहीं करेगा। जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का अधिकारिता केवल लोकायुक्त को, है ना, केवल। बाकी जो अगर कहा जाए कि लोग जो है वो जांचें तो हम किसी से भी करा ले, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर नीचे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। फिर है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो मैंने अपनी लाइव क्लास जो एमपीजी की स्पेशल कोर्स वाली थी उसका वीडियो डाला। पर क्या होता है ना कि जो विस्तार में और सुलझी हुई चीजें हैं वो कोई देखना पसंद करता नहीं इंटरनेट पे। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमको 15 मिनट में सफलता मिल जाए, है ना, मतलब 10 मिनट वीडियो देखा और बस उसमें सिलेक्शन पक्का।
तो एक बार देखिएगा, आपको एहसास होगा और समझ पड़ेगा कि एग्जैक्टली पुलिस कमिश्नर प्रणाली कैसे काम कर रही है, क्या पावर्स हैं, क्या है। आप 2 घंटे देखेंगे तो कभी जीवन पर्यंत पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं भूलेंगे। तो मध्य प्रदेश पुलिस आयुक्त, पहले तो यहाँ देख लें। मध्य प्रदेश पुलिस आयुक्त व्यवस्था के लिए 9 दिसंबर 2021, यानी हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ गई कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल और इंदौर है, वहाँ 9 दिसंबर 2021 से पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू हो गया है। क्या क्या उसके प्रावधान है, उसके लिए चाहे तो वो वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया है। मतलब सीधी लाइव क्लास ही मैंने डाल दी थी कि किसी को अगर चाहिए तो उसको हेल्प हो जाए। हाँ। से प्रेरित अधिसूचना के अनुसार किस अधिनियम के प्रयोजन हेतु पुलिस आयुक्त को जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्यों को संपादित करने की विनिर्दिष्ट नहीं किया गया। टेक्निकली इसको समझो, देखो ये जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो बंदी अधिनियम हो, अनैतिक व्यापार अधिनियम हो, मध्य प्रदेश सुरक्षा राज्य सुरक्षा अधिनियम हो, ये सब जो अधिनियम थे, लोकायुक्त तो उपलोकायुक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अलग ही सिस्टम है, तो उसमें पुलिस कमिश्नर का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है कि वो उसके साथ काम करे। पर बहुत सारे ऐसे अधिनियम है, यहाँ जो लिस्ट डली हुई है, ये 9 एक्ट है। इन 9 एक्ट के ऊपर पूरा एक्शन लेने का पावर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को होता था। सपोज मान के चलिए कि जिले के अंदर कर्फ्यू लागू करना है, धारा 144 लागू करना है, या किसी बंदी को पैरोल के ऊपर छोड़ना है, किसी जो कोई गुंडे किस्म का व्यक्ति है उसको जिरावदर करना है यहाँ पर, है ना। ये सब काम जो है वो कलेक्टर के द्वारा किए जाते थे। पर कलेक्टर के ऊपर इतना दबाव है, खासकर ऐसे शहर जो महानगरों में तब्दील हो गए, जिनकी आबादी 10 लाख को क्रॉस कर गई, उनको अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं या महानगर की डेफिनेशन में रखते हैं। वहां कलेक्टर क्या क्या करेगा, आप सोचें कि वो कोई सभा संगोष्ठी रैली की परमिशन भी उससे ही ले लो। शूट एंड साइट अगर करना है, किसी कारणवश मान के चले भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई तो उस पर आंसू गैस के गोले चलाना है, ऐसा करना है, वो भी कलेक्टर से ही करा लो। ठीक है। कहीं जो है वो कर्फ्यू लगाना है, वो भी कलेक्टर से ही करा लो। ऐसे बहुत सारे काम थे जो कलेक्टर के ऊपर थे, बट उसके दबाव इतने ज्यादा थे उसके ऊपर कि वो क्या क्या करे। और पुलिस और कलेक्टर के बीच यानी एसपी और कलेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता था, और कई बार अपराधी जो है वो उनकी गिरफ्त से निकल जाते थे। इसलिए व्यवस्थाएं सुचारू रहे, ये सब पावर जो है वो हमने किसको दे दिए, जो अगर कहा जाए पुलिस कमिश्नर को। जस्ट लाइक जैसे भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो 2 दिन के लिए हमको ड्रोन पे बैन लगाना था कि भाई ड्रोन नहीं उड़ेंगे इस पूरे बेल्ट में कोई भी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब पहले अगर मान के चलो कमिश्नर प्रणाली नहीं होती तो ये पूरा प्रावधान जो है वो किसको हो जाता, कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी होता। अब कमिश्नर प्रणाली तो कमिश्नर कार्यालय से। तो ये 9 अधिनियम आपको याद रखना है। कैटल ट्रांसफर जो है पास एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सब जो एक्ट है और इनमें समय समय पर जो बदलाव होगा, इन सब में जो है वो पावर हमने किसको दे दी, कलेक्टर को दे दी कि भैया तुम जो है अगर कहा जाए देख सकते। फिर अगला है कि उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अगर कहा जाए नियुक्त नहीं हुए। अब ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एमपी का हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में जज गए, या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के गए या सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में गए, उनकी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जस्टिस जैसे अगर कहा जाए दीपक मिश्रा, जस्टिस आरसी लोहाटी, ठीक है, जस्टिस जयेश वर्मा, ये तीनों जो है अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस हिदायतुल्ला, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। हमारे ही थे जस्टिस जयेश वर्मा, आपको याद है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। वो निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली का, उस घटना के बाद जस्टिस जयेश वर्मा कमेटी बनी थी, वो हमारे चीफ जस्टिस अगर मध्य प्रदेश में भी रहे। तो टेक्निकली अगर कहा जाए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये भी है। फिर जस्टिस आरसी लोहाटी हमारे ही मध्य प्रदेश से हैं यहाँ पर, वो भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे रहे। जस्टिस दीपक मिश्रा वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे रहे। और शरद अरविंद बोबड़े वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे रहे। तो एक तो यह है कि भाई कितने ऐसे जज हैं, वैसे तो अगर कहा जाए जजेस की संख्या में देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन चीफ जस्टिस की जो अगर कहा जाए मतलब रोल में हमारे कितने चल रहे हैं, तो जैसे एपी सेन जो लिखा हुआ है, तो एपी सेन जो है वो आपको आज से याद रखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज तो थे, पर वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो जैसे एनडी ओझा है ना, एनडी ओझा सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे, पर वो सुप्रीम कोर्ट में जज बने। तो दोनों बीचों बातों के बीच में अंतर आप याद रखना। कुछ ऐसे नाम
जो मध्य प्रदेश की जुडिशरी के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया, जस्ट लाइक अगर कहा जाए जस्टिस डीएम धर्माधिकारी, बहुत बड़ा नाम थे। तो जस्टिस जीएम धर्माधिकारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे, वो चीफ जस्टिस भी नहीं रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे। तो वो एक बड़ा चर्चित नाम जो थे। कुछ नाम तो जो अगर कहा जाए ऐसे ही जो है चर्चा में जो है वो आ जाते हैं। तो ऐसे कम से कम थोड़ी बहुत जो लिस्ट अपने को पता होना चाहिए, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर गए वो। तो मैंने यहाँ नीचे तो वैसे लगा ही दिया है कि जस्टिस एपी सेन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, लेकिन वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुए। पर जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस जयेश वर्मा, जस्टिस आरसी लोहाटी, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ये सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, एमपी जो है अगर कहा जाए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के या जज के होते हुए वहां तक जाके। फिर अगला है मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस विभाग का आवंटन नहीं किया गया। अब पहले तो ये समझिए प्रश्न क्यों लिया। आपने नया वाला जो सिलेबस देखा होगा, है ना, वो सभी में कॉमन है। असिस्टेंट जितने एग्जाम है सब में एक ही सिलेबस है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी वही आएगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वही, जितने नाम लिखे हैं ना, उप संचालक, खनिज, सहायक पंजीयक, सहायक प्राध्यापक, सबका एक ही सिलेबस है। आप सोचोगे वो अलग अलग है, नहीं, सिंपल एक सिंगल ही सिलेबस सबका जो है वो प्लान किया गया। अब उस नए सिलेबस को अगर हम यहाँ से वो नया सिलेबस ही ले लें, सपोज यहाँ हम एमपीपीएससी टाइप कर लें, इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना पड़ेगा। तो हम सपोज ये एमपीपीएससी की वेबसाइट तक चले गए, यहाँ से हमने ये सिलेबस का ऑप्शन देता है, सिलेबस डाउनलोड का, है ना। इनमें से कोई भी सिलेबस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उठा लो, ठीक है, आप इंजीनियरिंग सर्विस का ये आप देखो सब में कॉमन है। जैसे ये आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उठाया, अब इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन जो है अगर कहा जाए 50 क्वेश्चन होंगे, सिलेबस देख लो पहले। यहाँ पर ये जो आप नीचे जाओगे यहाँ से भी खुल जाएगा थोड़ा सा ये। फिर इसके जस्ट बाद ये स्टेट इंजीनियरिंग चले जाओ, इसका सिलेबस देख लो। अब एक सेकंड, ये बस खुल रहा है थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि फाइल थोड़ा टाइम लगा देती है खुलने में। यहाँ तो अब ये जैसे दूसरा अगर हम चले गए, ये इस फाइल के ऊपर जो है वो चले गए, है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी एक लाइन भी मतलब बच्चे खुद ही कंफ्यूज हैं कि भैया अलग अलग सिलेबस है, क्या अलग क्यों है, एक ही सिलेबस है ना। यूनिट 3 ये दिख रही है, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का है, इसमें आप जब जाओगे तो इसमें भी वही है। और नीचे किसी में जाओगे आप असिस्टेंट डायरेक्टर चले आओ, असिस्टेंट मैनेजर चले आओ, असिस्टेंट माइनिंग चले आओ, कोई भी पेपर आप इसमें से उठा लो, सबका पेपर वन कॉमन है, सबका पेपर वन कॉमन। ये देख लो आप, कोई भी एक वर्ड इधर से उधर नहीं है। ये 3 सिलेबस मैंने जो है वो खोले हैं, और तीनों के अंदर आप अगर पेपर वन को देखोगे, जैसे ये जो है वो ये तीसरी यूनिट है, यहाँ से आता है, इसकी देखो तीसरी यूनिट है, यहाँ से आता है। जितने आपका जो मन करे वो पेपर उठा लो, आप कहोगे ये फलाना देखना है, सबके अंदर जो है वो इस बात को जो है वो उन्होंने जो है वो कॉमन कर दिया। तो इसको सिलेबस को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें प्रश्न जो है टॉपिक डाला गया है यहाँ पर मंत्रिमंडल। अब प्रश्न है कि मंत्रिमंडल पे क्या प्रश्न बनेंगे, या तो वो पूछ लें कि मंत्रिमंडल के बारे में कहाँ प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो हम बात ही कर ही लेंगे, या ये विभागों के बारे में पूछ ले। अब विभाग में प्रश्न क्यों आएंगे, ये भी प्रश्न है कि विभाग पर क्या प्रश्न पूछेगा। जैसे अभी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने ये पूरा काम देखा, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट था, उसने देखा कि क्या क्या होगा कैसे होगा। तो अब हमें इस समय पता होना चाहिए ना कि भाई ये विभाग कौन देख रहा है। आज अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो अगर कहा जाए डिपार्टमेंट किसके पास है, तो पता चला कि सीएम के पास है। तो हम सोचें, क्योंकि देखो ये अब विभागों का जो आवंटन होता है ये बदलता रहता है। अभी सबसे लेटेस्ट विभागों का आवंटन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्हीं के पास गृह विभाग है, उन्हीं के पास जेल विभाग है, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन जनसंपर्क नर्मदा घाटी विकास खनिज संसाधन लोक सेवा प्रबंधन जो ई गवर्नेंस देख रहा है पूरा आपका, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे गए। तो हमारे पास बाकी तो छोड़ो, हम हमेशा ये देखें कि कौन सी चीज न्यूज में है जो एग्जाम में लिंक हो। तो आप हमेशा देखिएगा कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले तक या 1 महीने पहले तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा चर्चा में, जस्ट लाइक अभी हमको क्या दिख रहा है, इस हिसाब से हमको दिख रहा है कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है, उसने पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो आप देखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना रोल जो है रखा मुख्यमंत्री जी का, वो उनका है। तो वो विभाग के साथ जो है वो जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें ज्यादातर बच्चे इंदौर से तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अगर मैं नीचे चले जाऊँ यहाँ पर, ये आप इसके कैलाश विजयवर्गीय, तो नगरीय विकास एवं आवास। अब याद करो एक पिछले साल इंदौर में चर्चा थी कि हमें नाइट कल्चर बंद करना है।
तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय के स्टेटमेंट ज्यादा थे ना, क्योंकि एग्जैक्टली ये नगरीय उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। शहरों में नाइट कल्चर कैसे खड़ा हो रहा है, उसको परमिशन देना नहीं देना, ये यानी नगरीय विकास से संबंधित है। तो उनके स्टेटमेंट, वहां सीएम साहब के स्टेटमेंट थोड़ी आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि जो अगर कहा आ जाए कि कौन सा विभाग किस काम को देखा। तो कई बार क्या होता है कि मिनिस्टर तो नहीं पूछते, पर ये है कि अभी जैसे पूछ लेगा कि चीफ मिनिस्टर के पास इनमें से, तो गृह विभाग आप अभी उन्हीं के पास है, पहले नहीं था। ठीक है, पहले जो अगर कहा जाए नहीं था। तो एग्जैक्टली अब हम इस बात को समझ सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न दो ही तरह का पूछ सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, मैं नीचे आ रहा हूं उसको लेकर इसलिए मैं यहाँ नहीं बता, या ये वाला पूछ सकता है। तो इसमें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, क्योंकि यही विभाग देख रहा है वो सीएम हेल्पलाइन और सब। तो अब हमारे सामने है कि आपको याद होगा कि जब नए मुख्यमंत्री जी हमारे बने थे, तो वो एक दिन अचानक सीएम हेल्पलाइन सेंटर पे चले गए, वहां से किसी व्यक्ति की उन्होंने शिकायत को खुद सुना। क्यों सुना उन्होंने? क्योंकि वो विभाग उनके पास है, इसलिए सुना ना। किसी दूसरे के पास होता तो क्यों सुनते वो यहाँ पर? तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये ऐसे ही जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इनको, मतलब किसी की जो है जरूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगी कि कोई जो है तैयार करा। हाँ। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल एक से अधिक बार नहीं रहा? एक से अधिक बार का मतलब ही होता है जैसे एक विधानसभा होती है ना। तो कोई ऐसे मुख्यमंत्री ढूंढना है जो एक से ज्यादा विधानसभा में रहे। देखो पहले तो हमको मालूम है पंडित रविशंकर शुक्ल, वो केवल एक ही विधानसभा में जो है वो रह पाए, क्योंकि पद पर रहते ही हुए जो है वो अगर कहा जाए उनकी मृत्यु होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए भगवत राव मंडलोई, तो भगवत राव मंडलोई जो है वो अगर कहा जाए 1957 में भी रहे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। फिर बाद में 1962 से 63 तक भी चीफ मिनिस्टर बने। तो भगवत राय मंडलोई के तो दो कार्यकाल रहे यहाँ पर। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ भी 63 से 67 रहे। फिर जो है वो तीसरी में भी रहे, चौथी वाली विधानसभा में भी वो कुछ समय के लिए जो है वो, बहुत लंबा समय तो नहीं रहा, लेकिन चौथी विधानसभा में भी वो जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। गोविंद नारायण सिंह जो है वो केवल एक ही विधानसभा में चीफ मिनिस्टर रहे, वो थी चौथी। क्योंकि देखो जो फोर्थ मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में जो विजय राजे सिंधिया थी, उनका भी एक बड़ा वर्चस्व था ग्वालियर और इस पूरे बेल्ट के अंदर। तो विजय राजे सिंधिया के ही प्रभाव में आके गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस से जो है अगर कहा जाए बगावत कर दी, और गोविंद नारायण सिंह को विजय राजे सिंधिया जी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। और चीफ मिनिस्टर बनवाया तो वो ये प्रूफ करना चाह रही थी कि भाई जैसा है कि तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिया, पर चीफ मिनिस्टर हमने तुमको बनाया है ना, तुम खुद नहीं हो वो पावर के ऊपर। तो वो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, सदन का नेता, मोस्टली सदन का नेता हमेशा चीफ मिनिस्टर ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो, तो आज आपसे कोई पूछ ले कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव। इसके पहले कौन थे? तो श्री शिवराज सिंह जी चौहान। उसके पहले कौन थे? तो जो है वो कमलनाथ जी। यानी हमारे दिमाग में साफ है कि लीडर ऑफ द हाउस ही चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं रहा। वहां विजया राजे सिंधिया जो है वो खुद लीडर ऑफ द हाउस थे। तो गोविंद नारायण सिंह उनके लीडरशिप में ही जो है अगर कहा जाए एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे, तो ज्यादा समय तक तो वो काम नहीं कर पाए। उनको लग गया कि यार अब किसी के कंट्रोल में हम क्या जो है वो काम करेंगे। लगभग मान के चलिए 1.5 साल से थोड़ा सा समय आप ज्यादा मान लो, 1967 से 69 के बीच का जो टाइम था, उस समय जो अगर कहा जाए उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया। संयुक्त विधायक दल नाम से उन्होंने जब विद्रोह किया कांग्रेस से, तो संयुक्त विधायक दल नाम से जो है वो पार्टी बना ली। बाद में वो पार्टी स्प्लिट हो गई, और जो अगर कहा जाए कि कहानी जो है वो बिगड़ गई। तो इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ी कि मध्य प्रदेश में जो है गोविंद नारायण सिंह दो बार, और भी हैं, ऐसा नहीं कि गोविंद नारायण सिंह ही हैं, राजा नरेश चंद सिंह। ठीक है, तो उनका अगर राजा नरेश सिंह का देखोगे तो कार्यकाल ना के बराबर 13 दिन का कार्यकाल। ठीक है, तो वो हम मान सकते हैं, बट यहाँ जो लिस्ट है उसके हिसाब से तो सुंदरलाल पटवा भी जो है वो एक से ज्यादा बार रहे। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि यार एक से ज्यादा विधानसभाओं में तो नहीं रहे कहीं यहाँ पर। तो एक चीफ मिनिस्टर वाला मेरा बहुत पुराना वीडियो, वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का, बच्चे अब तो देखते ही नहीं, पर उसी से हर साल ही उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी भी पीएससी में जो क्वेश्चन है मिल जाता है आपको उसको देखते तो। फिर अगला जो है वो संविधान के किस, यानी ये वाला आपको समझ पड़ गया होगा कि यहाँ एक तो गोविंद नारायण सिंह याद रखना है, दूसरा राजा नरेश चंद सिंह का जो है वो नाम याद रखना है, ऐसे जो है वो नाम याद रखना है। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर होगा, सदन का नेता, ये याद रखना है। फिर अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई मंत्री निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्त होने पर मंत्री नहीं रहेगा। अभी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें ऐसी घटना घटी,
इसके लिए जो अगर कहा जाए ये आर्टिकल हमने लिया, तो अब इसके लिए हमको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक पहले जो है वो जाना पड़ेगा। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 पर जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड इसको अपन हटा दें, जो अब काम का नहीं है उसको हटा दें। ये। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 पर जाते हैं। अब पूरे आर्टिकल तो मैं रिवाइज नहीं करा सकता अभी आपको, लेकिन इसमें दो तीन चीजें जो आपके सिलेबस से मैच होती है। नंबर वन, कि वहां पर वो मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, तो मंत्रिमंडल तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में साफ नहीं लिखा होता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में प्रावधान होता है, उसमें ही जो टॉप लीडिंग मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिलाकर जो है वो कैबिनेट बनती है। तो हमें दिख रहा है कि एक तो अपने को जैसे उस सिलेबस से अपन अपन जस्टिफाई करें अपने आप, कि भाई जो सिलेबस बोल रहा है उस सिलेबस के हिसाब से क्या है। तो राज्यपाल को सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी 163, ये पहला हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे लिए काम का हो सकता है। दूसरा, 164 में चार जो है वो कहा जाए उपबंध है। चौथा जो है वो ये कह रहा है कि भाई मंत्री, कोई भी मंत्री होगा जो लगातार 6 महीने, आप किसी को भी मिनिस्टर बनाओ, अगर किसी ने 25 साल की उम्र पूरी कर ली है, आप बना सकते हो मिनिस्टर, आप में से कोई भी मिनिस्टर बन सकता है। 6 महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन 6 महीने में उसको विधानमंडल का, अब चूंकि हमारे यहाँ तो विधानसभा ही है तो हम विधानसभा बोले, जिन राज्यों में दोनों हाउस है वहां पर लेजिस्लेचर वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, विधानमंडल किया जा सकता है, वहां वो किसी भी हाउस का मेंबर बन जाए। अगर नहीं बन पाया तो उसको मंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें कि ये न्यूज में क्यों है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चले गए, मध्य प्रदेश के वन मंत्री को छोड़ना पड़ा पद। एक सेकंड इसको ये हमने, ये अगर कहा जाए, हमने सिंपल कीवर्ड टाइप किया, तो रावत का इस्तीफा मंजूर, अगला वन मंत्री कौन। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री को इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया यहाँ। अब टेक्निकली ये क्यों है, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि हम 6 महीने तो रख सकते थे किसी को भी, तो 6 महीने हमने रखा। अब 6 महीने के बाद उनको विधानसभा चुनाव जीतना था, पर चूंकि वह विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, इसीलिए अब चूंकि संवैधानिक बात है, तो संवैधानिक बात है तो फिर तो आपको मजबूरी में, तो ये जो बात लिखी है ये दिसंबर की, ये न्यूज हर इंसान के लिए, लेकिन एज ए तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आप जो सब तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये प्रावधान पता होना चाहिए कि आखिर क्या जो है वो प्रावधान रहा, किसके कारण अब जो अगर कहा जाए कि वो इस पद पे नहीं रह सकते, ये सब चीजें उनको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो आजकल जो है वो जगह बनाने लगे, और आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगला है कि अनुच्छेद 223 के तहत राज्य उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, हमारे को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर जरूरत है, की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाएगी। अंडर आर्टिकल 223 एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट विल बी अपॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट, व्हेन द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट, अगर वो खाली है पद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, बिल्कुल, अगर नहीं है तो उस समय हमको एक एक्टिंग चीफ जस्टिस लाना पड़ेगा। व्हेन द चीफ जस्टिस एब्सेंट, अगर वो उस पद, पद खाली है या वो अभी छुट्टी पर है कोई कारण से यहाँ पर, यानी बीमार है या कोई और कारण से वो छुट्टी पर है, अनुपस्थित है यहाँ पर। थर्ड वन, व्हेन द चीफ जस्टिस अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, कोई एक कारण है कि कोई जिसके कारण वो अपने पद और कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे, इन सभी ग्राउंड पर हम जो है वो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 223। तो अगर हम यहाँ नीचे चले जाएं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर पढ़ें, तो ये हमको बता रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज वैकेंट, और व्हेन एनी सच चीफ जस्टिस, ठीक है, is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office. The duties of the office shall be performed by the such other judges of the High Court as a precedent may be appointed purpose. उस समय राष्ट्रपति के द्वारा उन सब कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी अन्य जज को नियुक्त कर दिया जाएगा, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में होंगे। तो यहाँ दो प्रश्न हमारे तैयार होते हैं। एक, कि भाई जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट कर रहा है, वो तो ऐसे भी सबको मालूम है कि अदर जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, पर किन किन ग्राउंड्स पर करेंगे, तो एक ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, है ना। अनुपस्थिति एक ग्राउंड है, पद का कर्तव्यों का पालन ना करना एक ग्राउंड है, असमर्थ है, ये सब जो है ग्राउंड है। इन ग्राउंड पे जो अगर कहा जाए आप अपॉइंट कर सकते हो।
तो ये क्वेश्चन आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे। अब वो गया जमाना कि बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन जो है अब नहीं आते वन लाइन क्वेश्चन, सीधे सीधे जो है अब थोड़े से नेचर वाइज जो है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है वो आयोग पूछने लगा है। तो आपको भी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर जाना है। ये सब मैंने पढ़ा है पूरे टॉपिक। ये मेरा जो है वो एमपीजी के स्पेशल जो कोर्स है ना, आप इसको डाउनलोड करिए, आपको नीचे स्टोर करके जो फीचर मैंने बताया उस पर क्लिक करके इस पे जाइएगा। इसमें एक जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो पॉलिटी का एक लेक्चर फ्री है, 4 लेक्चर में से ओपन है, मतलब जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को मैंने समझाया। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटी से कर रहे हैं, वो एक लेक्चर ही देख लोगे तो समझ पड़ जाएगा कि क्या नेचर में क्वेश्चन, आपके पॉलिटी के ही कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे उसमें। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आजकल, नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो नुकसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपको सबसे ज्यादा गलत होने वाला है, जो गलत होने वाला क्वेश्चन है वो है। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग में नई नियुक्ति हुई है, यहाँ पर श्री मनोज श्रीवास्तव जी जो है वो हमारे चीफ जगह कहा आ जाए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 के द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंट बाय गवर्नर, बिल्कुल सही है। दूसरा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन 1 Feb 1994 बाय नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। 1 फरवरी को हमने एक नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया। हालांकि नियुक्ति उसमें जो पहली नियुक्ति हुई थी वो थोड़ा लेट हुई, 15 फरवरी को, है ना, यानी जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर हमको मिले वो थोड़ा लेट नियुक्ति अपॉइंट हुई, बट नोटिफिकेशन ये 1 तारीख का आपको याद रखना। तीसरा, कि अनुच्छेद 243 के क्लॉज 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को उसी रीति के आधार पर हटाया जाएगा जिन रीति के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी बिल्कुल जैसे अब एक से जुड़ी दो, दो से जुड़े तीन, यही चीज अगर उच्च न्यायालय में पढ़ता तो लिखा होता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता। तो हमें समझ पड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये चारों को हटाने के लिए आपको जो है अगर कहा जाए एक बड़ी जटिल प्रक्रिया जो है वो फॉलो करना पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला जो है वो आपके पास ये तो कहानी ठीक है। यहाँ पर मनोज श्रीवास्तव, श्री मनोज श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2025 को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले तक की अवधि के लिए आयुक्त निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन में गलती क्या है। जनरली तो हम अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं देखें तो हमको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही है कि भैया 6 वर्ष होना 5 6 वर्ष या 65 साल। लेकिन अगर आप ओरिजिनल प्रेस रिलीज पढ़ो, तो पढ़ो आप, एक तो मैंने 2 प्रेस रिलीज लगाए। एक तो जनसंपर्क का लगाया कि राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2025 से 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, ये वर्ड लिखा कि वर्तमान जो अगर का यानी राज्य सरकार तय कर सकती है कि कितने साल के लिए अपॉइंट करना है, 62 65 66 यहाँ तक जो पहले हो तक की अवधि के लिए आयुक्त निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये पहला हो गया। अगर इसी का दूसरा ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी दिखाता हूँ, ये खुद राजपत्र है ओरिजिनल। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर भी लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा 87, यानी 1987 के बैच के हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कौन से बैच के हैं, को दिनांक 1 जनवरी 2025 को 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो पहले हो की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब आप सोच लीजिए, मतलब क्या होता है ना कि आप अगर अप टू डेट नहीं है, ये भी कर प्रेस रिलीज है 1 तारीख को वो अपॉइंट हो गए, तो अब हमारे सामने है कि अब नॉर्मली केसेस में देखो राज्य सरकार को पावर है, ठीक है, सेवा शर्तों में बदलाव करने का, सेवा शर्त बनाने का, ये राज्य सरकार ही बनाती है सेवा शर्त। और ओरिजिनल सेवा शर्त में अगर हम जो है वो इलेक्शन कमीशन की देखें तो वो 62 ही साल उम्र थी। तो ये तो डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर कि क्या सेवा शर्त बना रही है ना। तो अगला जो है वो आपको याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त विनियम रेगुलेशन 1973 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि यह विनियम 1 अप्रैल 1972 से प्रवृत्त हुए, ये बिल्कुल सही। बैक डेट से हमने इनको लिया, बनाए 73 में है लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2072 से लागू माना जाएगा, यानी 50 साल पहले इसको शुरू किया गया।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन अध्यक्ष राजस्व मंडल के वेतन के समतुल्य होगा। देखो, जो हमारे यहाँ चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में रोल प्ले करता है। जैसे अभी आप, कोई गांव का किसान है, उसको कोई तकलीफ है तो वो नायब तहसीलदार की कोर्ट में जाएगा। वहां से तकलीफ दूर नहीं हुई तो तहसीलदार, वहां से नहीं हुई तो एसडीएम, वहां से नहीं हुई तो एडीएम, वहां से नहीं हुई तो कलेक्टर, कलेक्टर से नहीं हुई तो कमिश्नर, कमिश्नर से नहीं हुई तो फिर रेवेन्यू कोर्ट में जो है वो अपनी शिकायत कर सकता है। तो उसके जो अगर कहा जाए, ये साफ है। आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पोस्ट है तो वो सेक्रेटरी की है, और सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। बाकी जितने अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो उप सचिव हो या परीक्षा नियंत्रक हो या जो भी हो, उनकी सबकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट इसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, ये गवर्नर करेंगे। चौथा, कि आयोग में 5 से अधिक सदस्य होंगे, यानी नॉट मोर देन 5, मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में अलग से कोई अध्यक्ष का पद नहीं है। आप सोचो कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में कोई एक सेपरेट जो है वो अगर कहा जाए अध्यक्ष का पद हो, तो नहीं है। वो जो सदस्य हैं 5, उन्हीं में से उनको जिसको लगता है उसको वो जो अगर कहा जाए इसमें अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एक सेकेंड है ना, इसके लिए हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा एमपी गवर्नमेंट की रूल बुक के ऊपर। ठीक है, अपने पास तो अपने पिटारे में सब कुछ है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है। ये अपन चले गए एमपी गवर्नमेंट रूल बुक के ऊपर, और इस रूल बुक में से हमने मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये हम चले गए एमपीपीएससी रूल बुक पे। तो एमपीपीएससी की रूल बुक हमने ली। दिख रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त विनियम 1973, 25 जनवरी 1973 को ये प्रेस रिलीज जारी किया होगा उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये 1 अप्रैल 1972 से प्रवर्त माना जाएगा, है ना। अब दूसरा सदस्य, तो हमको दिख रहा है कि 5 होंगे, और 5 में से किसी एक को जो है अगर कहा जाए अपॉइंट किया जाएगा एज ए जो है वो अध्यक्ष, अलग से कोई अध्यक्ष का पद नहीं है। दूसरा हमको दिख रहा है, नीचे हम चले जाएं यहाँ पर, कि ये बाकी तो अभी हमारे कोई काम का नहीं है, यानी बहुत इतना विस्तार से तो पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी क्या है, जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें चाहिए पड़ती हैं सबको आजकल। अच्छा, मतलब फास्ट फूड तो हम खा ही रहे हैं ना, फास्ट फूड खाने से हम बीमार हमेशा पड़ेंगे। हाँ, तो आप खुद तय कर लीजिए कि आप धीरे धीरे भोजन करना पसंद करते हैं कि फास्ट फूड। पर आज के बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दूसरी में भीड़ लगी होती है फास्ट फूड में, तो वो असर बाद में दिखाते हैं। शुरू में फास्ट फूड कभी आपको असर जो है वो नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, सचिव, इसमें क्या लिखा है कि सचिव राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाए, यानी जो सेक्रेटरी होगा उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। लेकिन बाकी जैसे उप सचिव, अब यहां से क्या आ गया, उप सचिव की नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी, यहां सरकार आ गई। परीक्षा नियंत्रण, इसकी नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी। सहायक सचिव, इसकी नियुक्ति शासन द्वारा की जाएगी। यानी इसका मतलब आपको समझ पड़ गया होगा कि वो जो एक पोस्ट है, ठीक है, चेयरमैन मेंबर और सचिव की, वो अपॉइंटमेंट जो अगर कहा जाए राज्य शासन नहीं कर रही, वो गवर्नर के थ्रू जो है वो हो रही है। फिर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत आयोग के में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? तो वो 2 होते हैं यहाँ पर, यानी टोटल 3 लोगों का ये बोर्ड होता है। जो अशासकीय का मतलब है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने क्या करा, इसमें पैनल में जो है वो मेंबर जो है वो बनाया नहीं, तो वो अशासकीय सदस्य की जो है वो डेफिनेशन के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वापस जो है वो चले जाएं यहाँ से। मैंने ये क्या फाइलें आपके लिए इसलिए सेव करके रखी, तो ये हम चले गए, एक सेकेंड, इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम। इस अधिनियम में हम जो है वो यहाँ पर नीचे जाएं तो आयोग में लिखा हुआ है कि आयोग में 3 अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों मामलों का विशेष ज्ञान रखते हैं होंगे, और उन्हीं में से एक अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ भी उलझ गई कहानी। आपने अगर चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा तो क्लैश होना है एग्जाम में। यहाँ लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट, इसके पहले वाले में अपन ने वो अध्यक्ष एमपीपीएससी का अध्यक्ष अपॉइंट कराया गवर्नर से, वहां गवर्नर था, या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना। ये सब पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, एग्जैक्टली राजनीति से प्रेरित पोस्ट होती हैं।
ठीक है। और उसमें साफ लिखा है कि कम से कम टोटल 3 लोग हो गए। अब 3 में से ना, अध्यक्ष का कोई अलग सेपरेट पोस्ट नहीं है। 3 लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो 3 लोग हैं उसमें कम से कम 2 अनुसूचित जनजाति से होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब से। और ये तो हो गए अशासकीय। और शासकीय में क्या लिखा है? आयुक्त जनजातीय विकास। तो जो कमिश्नर जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट वेलफेयर का है। जो भी अभी मध्य प्रदेश में कोई भी, वो पदेन रूप से हमेशा एज ए मेंबर की भूमिका में रहेगा, लेकिन वो शासकीय सदस्य की भूमिका में रहेगा, वो अशासकीय सदस्य की भूमिका के अंदर जो है वो नहीं रहेगा। तो एक हो गया शासकीय, एक हो गया अशासकीय, दोनों के बीच का क्लैश जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर आपको समझ पड़ गया होगा। फिर अगला जो है वो है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की 4 कार्यकारी शाखाओं में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? प्रशासनिक, विशेष पुलिस, गिरफ्तारी, जांच। आपके सिलेबस में है लोकायुक्त संगठन, नया सिलेबस में डाला, तो हमें पता होना चाहिए। ये तो एमपीपीएससी अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी अमृत है क्वेश्चन। 4 ब्रांचेस होती हैं जिनके थ्रू लोकायुक्त संगठन जो है वो काम करता है। मैं चारों ब्रांचेस आपको जो है वो दिखा दे रहा हूँ। जब आप लोकायुक्त संगठन पर जाएंगे यहाँ से, तो हम ये चले गए सीधे लोकायुक्त संगठन में। यहाँ आपको दिख रहा है कि लोकायुक्त संगठन, एक है प्रशासनिक शाखा, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। एक है जो विशेष पुलिस स्थापना, एक है तकनीकी शाखा, और एक है जांच शाखा। ये 4 शाखाएं, सबके अपने अपने काम। प्रशासनिक शाखा, ये लिखा हुआ है कि शाखा में एक प्रमुख जो है वो सचिव लोकायुक्त होगा, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उसको देखेगा। विशेष पुलिस स्थापना शाखा, तो विशेष पुलिस अधिनियम 1947 के तहत जो भी इसको दायित्व लोकायुक्त संगठन देगा, वो सब जो है वो ये देखेगा। तकनीकी शाखा हेल्प करेगा लोकायुक्त संगठन को, जो अगर कहा जाए, इसमें एक चीफ इंजीनियर लेवल की पोस्ट होगी, यहाँ पर ये दिख रहा है। जांच शाखा, तो इसमें अगर कहा जाए कि जांच में कौन कौन होंगे ना, तो 5 विधि सलाहकार, एक उप विधि सलाहकार, ऐसे जो अगर कहा जाए ये काम करेंगे। फिर जो है वो सतर्कता समितियां, तो वो तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें कितने कमेंट आते हैं और कितने लोग इसको जो है अगर कहा जाए वॉच करते हैं। उसके बाद अगला उसके ऊपर टिका हुआ है अगली यूनिट का वीडियो बनना, है ना। बाकी हाँ, लोकायुक्त का पूरा विस्तार से पढ़ना तो वो कोर्स है ही, उसमें आपको मिल ही जाएगा, सब कुछ पढ़ा ही रहे हैं अभी हम बच्चों को लाइव जो है। तो गिरफ्तारी शाखा यहाँ पर। फिर है अगला, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2000। सब क्वेश्चन यही आएंगे, ध्यान रखना, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसको अभी हमने अमेंड कर दिया। अभी हम अमेंड करने के बाद कहाँ है वो देखें। पहला, आयोग के गठन में 5 अशासकीय, ये पहली बार हुआ। जनरली जितने भी आयोग हमारे पास थे उनमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या 3 ही थी। यहां हमने अमेंड करके पहली बार 3 को बढ़ाकर 5 कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल 1 लाइन में भी हेल्प कर गया कि भाई पहले तो 5-3 वाला कंसेप्ट था, अब आपने 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 कर दिया। तो लिखा हुआ है, आयोग के गठन में 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन द कमीशन 1 मेंबर विल यू अपॉइंट एज ए चेयरमैन एंड अदर विल बी जो अपॉइंट एज ए वाइस चेयरमैन। यानी उन 5 में से कोई 2, अलग से कोई प्रावधान नहीं, उन 5 में से एक चेयरमैन अपॉइंट होगा और एक जो अगर कहा जाए वाइस चेयरमैन अपॉइंट होगा, ये भी सही। तीसरा, कि आयोग में अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग के हों, ये भी सही। ये भी बिल्कुल सही कि आपके पास जो चेयरमैन है और उसके अलावा कोई भी 2 मेंबर, यहाँ पर कम से कम 2 अगर कहा जाए मेंबर आपके, चाहे वो वाइस चेयरमैन ही क्यों ना, वो आपके जो है वो पिछड़े वर्ग से हों। और चौथा, आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम एक महिला सदस्य की नियुक्ति होगी। नहीं, आयोग को एक महिला सदस्य चाहिए। अगर मान के चलो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई महिला अध्यक्ष बना दी गई तो भी ग्राउंड फुलफिल है, कोई महिला उपाध्यक्ष बना दी गई तो भी ग्राउंड फुलफिल है, या उन 5 में से कोई एक महिला है तो भी ग्राउंड फुलफिल है। तो ये जो अगर कहा जाए कि अतिरिक्त वर्ड, ये गलत हो। इस तरह से हमारे पास जो है 1 2 3 सही हुए। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे है, मैंने ये लगा दिया आपके लिए। तो देखिए कि लिखा हुआ है कि आयोग का गठन 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों के जानकार हो। ये पहला फिट हो गया। इनमें से एक सदस्य अध्यक्ष तथा अन्य जो है वर्ग कहा जाए सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे, ये हो गया तीसरा। और कम से कम एक सदस्य महिला नियुक्त होगी, कम से कम, यानी 5 में से कोई भी एक महिला सदस्य जो है अगर कहा जाए अपॉइंट जो है वो की जा सकती है।
तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि ये पूरे ग्राउंड में ये महिला वाला ऐसे ठीक है कि कम से कम एक महिला सदस्य, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त नहीं, केवल एक क्लॉज कर दिया कि एक हो, वो कोई भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना एग्जाम में, इतने गलत होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, मतलब इनमें बहुत क्लैश होती हैं चीजें। फिर अगला है, ये भी अभी अमेंड हुआ है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, ये भी आपके सिलेबस में डाला। तो उसमें जो सेवा शर्तें हैं उसको सुधारा गया। तो पहला है यहाँ पर कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी, ये बिल्कुल सही। दूसरा है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को प्रतिमाह 2,25,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा, ये भी सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की छुट्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी उस राज्य का राज्यपाल होगा, ये भी सही। यहाँ पर कि भाई कोई भी जो है वो अगर कहा जाए चीफ जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और उसको चाहिए कि उसको छुट्टी चाहिए, कौन देगा छुट्टी? तो गवर्नर देगा। और राज्य सूचना आयुक्त की छुट्टी का सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होगा, ये गलत है। ये चौथा। तो अब हमारे पास ये ऑफिशियली है, ये दिख रहा होगा आपको। सब हर चीज ऑफिशियली अगर हम पढ़ें तो ही हमारे क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, दो चीजें, एक तो चीजें बदलती रहती हैं, तो हमारे पास अप टू डेट जानकारी होना चाहिए। जैसे वो श्री मनोज श्रीवास्तव वाला भी हमने पढ़ लिया कि उनकी अपॉइंटमेंट ओवरऑल में हमको क्या समझ पड़ा, उनकी अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए कर दी ना सरकार ने, तो कि भैया 6 वर्ष या 6 साल जो भी हो, जो अगर कहा जाए वैसे। तो अभी आपको दिख रहा है कि राज्य के संबंध में है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमाह 2,25,000 रुपए का वेतन दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मतलब ये जैसे अगर कहा जाए, यहाँ हम जाएं छुट्टी, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उतनी ही छुट्टी के अधिकार होंगे जो राज्य समान देगी। अब लेकिन यहाँ पर समझना कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी कौन मंजूर कर रहा है? राज्यपाल। और राज्य सूचना आयुक्त यानी जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मध्य प्रदेश के, उनकी छुट्टी की मंजूरी कौन कर रहा है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। दोनों में अंतर याद रखिएगा। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारा मध्य प्रदेश का, उसको छुट्टी पे जाना है तो गवर्नर से ही छुट्टी मिलेगी। और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को छुट्टी पे जाना है तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिपोर्ट करें, वो कहेंगे ठीक है आपकी छुट्टी मंजूर की जाती है। दोनों में बहुत बड़ा गैप है बातों में, तो दोनों को हमको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका, जब मैंने अभी सिलेबस आपको यहाँ पर खोल रखे थे, इसलिए अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसके अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के सेक्शंस तो सबको याद ही रहते हैं, या कुछ कुछ सेक्शंस तो आप अपने स्तर पर जो है वो पढ़ते रहते हो, तो वो जो है वो मुझे बताने की मतलब अगर कहा जाए जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये जो बना है, तो ये किन ग्राउंड्स के ऊपर बना है? तो आपको कुछ आर्टिकल्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं, 48A, 48A जो है वो राज्य के बारे में बात करता है। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 को पढ़ें तो 40, यहाँ पर पहले तो मैं दिखाता भी जाता हूँ कि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, क्योंकि जो रट्टा ज्ञान है वो बहुत खतरनाक होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ये पॉलिटी को हम, ये हमने पॉलिटी खोला और हम चले गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पर। अब पार्ट 4 में जो मैंने आर्टिकल लिया वो समझें, क्या क्या राज्य के दायित्व, अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम कैसे लागू करा रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है 48A। ये इंसर्ट किया गया था 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, इंसर्ट बाद में जोड़ा गया। क्या लिखा है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन, ठीक है, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। यानी जो वाइल्ड, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने में राज्य की भी बड़ी भूमिका है। तो किन प्रावधानों को लागू करने से संबंधित है? तो 48A कि भाई राज्य अपने दायित्व का निर्वहन करे। फिर आते हैं 51A जी से ग्रीन होता है ना। तो 51 आर्टिकल ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि 51 बार जो है, तो हम यहीं से वापस चले गए पार्ट 4A के ऊपर, ये भी बाद में इंसर्ट हुआ है। इस पार्ट 4A के अंदर अगर हम जी पर जाएं, 51A जी, तो क्या लिखा है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड, अगर कहा जा रहा, तो अब ये भी वो लिखा हुआ है कि भाई हम सब का इसमें राज्य की जिम्मेदारी जो है नहीं है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और मेरी, कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे मैं और आप, इसका संरक्षण करना, ये हमारी जिम्मेदारी तय कर दी
फंडामेंटल ड्यूटी के तहत, ये आपको याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटी भी जो अगर कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इंसर्ट की गई, ये आपको याद रखना है ना। तो ये दोनों बातें हो गई। फिर तीसरे के ऊपर आते हैं, यानी सब चीजों को समझेंगे, दोनों तो फिट बैठ रहे हैं। तीसरा है 253। अब 253 आर्टिकल को भी ले लेते हैं, मतलब ये भी हमको जो है वो समझ में आना चाहिए कि भाई 253 जो है वो आर्टिकल जो है वो क्या कहने की बात जो है वो कह रहा है। तो 253 आर्टिकल के लिए हम यहाँ पर चले गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 पर। इस पार्ट 11 में ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, ये भी आप सब याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, ठीक है, वो सब जो है वो संविधान के भाग 11 में वर्णित थे। 246 तो अमृत है, क्योंकि इसी के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों का प्रावधान है। वो अभी हम पढ़ना नहीं चाह रहे क्योंकि हमारा टॉपिक बिगड़ जाएगा। पर हम 253 देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान। तो आपको ये याद होगा कि जब 1972 में स्टॉकहोम में क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहली कॉन्फ्रेंस करी गई, आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद होगा, उसी के बाद से हम जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे 5 जून को सेलिब्रेट करने लगे। उसमें ये कहा गया है कि भाई हर देश अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करे। उस प्रयास के बाद कई देशों ने अपने अपने कानून बनाए, उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय करारों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ये काम कर रही, सॉरी, भारत सरकार या संसद ने ये अधिनियम जो है वो पारित किया। अब आप समझ लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं और उस सम्मेलन में ये कोई करार करती है पूरी दुनिया या पूरे दुनिया के देश कि भाई हमें ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो है वो अगले 5 साल में 50% कम करना। तो भारत सरकार अगर कोई एक्ट बनाती है, पार्लियामेंट के थ्रू बनवाती है, तो आर्टिकल 253 के तहत वो काम करे कि भाई उसमें उसकी जो है अगर कार्य, और वो आर्टिकल 253 के जो है तहत आया ना, तो वो राज्य के पूरे राज्य क्षेत्र पर, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप कहोगे कोई राज्य का, मैं नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहे? मानना पड़ेगा, तुम जबरदस्ती मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल करार के तहत बना है भाई। और उसमें साफ लिखा है 253 के अंदर कि इसका क्रियान्वयन भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कहा आ जाए कि तहत में करेंगे हम। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसी तरह के, इसी नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहला हमको जो है वो समझ पड़ गया कि क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकता है ना। अगले के ऊपर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश भवन निम्नलिखित में से कहाँ, 1 लाइन का फैक्ट है। अब ये प्रश्न लिया क्यों, है ना, मध्य प्रदेश भवन? तो अगर आप ध्यान से इस सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस के अंदर उन्होंने राज्य सचिवालय शब्द का भी प्रयोग किया, ठीक है, राज्य प्रशासन शब्द का भी प्रयोग किया। तो जो सेक्रेटरीट हमारी काम कर रही है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करती है, जिसमें से एक जो है अगर कहा जाए ये मध्य प्रदेश भवन भी है। तो मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट का ये भवन दिल्ली में, मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल वेबसाइट का, ये अधिकारी तो बदल सकते हैं, ये मत समझना कि अधिकारी आज भी हैं, है ना, ये बदल सकते हैं। इस मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट के द्वारा किन किन ऑफिसेस को मैनेज भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश भवन है नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश राज्य गुणवत्ता परिषद भोपाल है ना, ऐसे बहुत सारे जो अगर कहा जाए कि इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो मैनेज कर रहे हैं, ये सब जो अगर कहा जाए यहाँ पर। अगला भी सेक्रेटरीट से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए जो हमारे आसपास रोज घूम रहे हैं, हमारे आसपास हम रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कितना चलता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि हम उनको उस नजरिए से पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हमको जो है वो परेशान करते हैं एग्जाम हॉल में। मध्य प्रदेश सचिवालय, बल्लभ भवन को कहते हैं मध्य प्रदेश की सेक्रेटरीट। हमारे यहाँ 2 डायरेक्टेड हैं, एक है सतपुड़ा, एक है विंध्याचल, और दोनों के बीच में है सेक्रेटरीट बल्लभ भवन भोपाल में। वंदे मातरम गायन की नई व्यवस्था के तहत किस तिथि को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है? मध्य प्रदेश सेक्रेटरीट अंडर द न्यू सिस्टम ऑफ सिंगिंग वंदे मातरम कौन सी डेट को होगा? तो हर महीने का जो पहला कामकाजी दिवस है यहाँ पर, ये हर महीने का पहला दिवस, हर महीने का पहला कामकाजी दिवस, या नववर्ष का पहला, या राज्य स्थापना दिवस। कंफ्यूजन तो बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जस्ट लेटेस्ट अभी 3 फरवरी का मैंने ये लगाया, 3 फरवरी, इससे ज्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर महीने का तो ये फरवरी का ही कामकाजी हमको मिला। तो लिखा हुआ है कि मंत्रालय में हुआ राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन का सामूहिक ज्ञान। तो ये लिखा हुआ है कि फरवरी के प्रथम माह के प्रथम शासकीय दिवस में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, ये जो वल्लभ भवन है भोपाल में, इसके सामने जो पार्क है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, में राष्ट्रगीत वंदे मातरम राष्ट्रगान जनगण का सामूहिक गान हो। इस अवसर पर पुलिस धुन के द्वारा ये, बाकी तो हमारे लिए कितना काम करें।
तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी होगी कि जो प्रश्न करता है वो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये याद होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले सिलेबस में था। एमपीपीएससी का जो पुराना सिलेबस था उसमें बकायदा एक यूनिटी थी। SC ST एक्ट जो है अगर कहा जाए, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इनकी एक यूनिटी थी। बाद में वो हटा दी, उसकी जगह शेड्यूल ट्राइब वाला एक नया यूनिट यूनिट डाल दिया। अब ये स्पेशल वाले पेपरों में डाल दिया, जितने भी हैं, जितने नाम ये लिखे हुए हैं सब में। तो उसमें ये है कि लिखा हुआ है कि राज्य शासन यानी प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है। प्रश्न ही उत्तर है। देखो पहला क्या क्या मिल रहा है कि किस धारा की, तो धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगी, राज्य शासन उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश किसकी सहमति से करेगी, उच्च न्यायालय की एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त करेगी। तो मैंने दो चीजें ली, एक तो मैंने एक्ट का ओरिजिनल भाग लिया कि एक्ट का ये लिखा हुआ है राज्य सरकार, यानी ये जो एक्ट है इसका चैप्टर 4 है स्पेशल कोर्ट के संबंध में, दो ही इसमें जो है वो मेन सेक्शन है, फिर इसमें और 14A 15A जोड़ बाद में जोड़े, वो अभी हमारे काम के नहीं। तो राज्य सरकार शीघ्र विचारण यानी रैपिड ट्रायल के लिए, भाई आपको SC ST से संबंधित जो अपराध है उनका ट्रायल रैपिड करना है, क्योंकि न्यायालय के पास तो लाखों केस पेंडिंग है। तो आप कैसे रैपिड ट्रायल करोगे, लगभग 6 महीने में आपको जो ट्रायल करना होती है रैपिड ट्रायल, वो कैसे करोगे। तो राज्य सरकार शीघ्र विचारण के का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, क्वेश्चन है, राजपत्र की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए एक जिले के सेशन न्यायालय के को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी। ये तो ओरिजिनल हो गया। दूसरा मैंने एक ऑफिशियल रिलीज निकाला। क्या ऑफिशियल रिलीज मतलब, देखो पेपर सेटर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो क्या प्रश्न करेगा। यहाँ ऑफिशियल रिलीज दिख रहा है तो उसमें क्या लिखा है, 2018 का है, अभी नया नहीं है लेकिन है। तो मध्य प्रदेश का विधि और विधायी कार्य विभाग का है, इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एतद नीचे दी गई श्रेणी के कॉलम 3 में जो भी, अब मैंने वो लिखे नहीं किस किस को अपॉइंट किया है ना, उल्लेखित जजों के लिए उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है। और आप सोचो, सेम ही उन्होंने जो एक्ट है ओरिजिनल, उस एक्ट के ही क्लॉज यूज किए, क्योंकि आपको वही सब बातें लिखना पड़ेंगी जो एग्जैक्टली एक्ट को फिट कर रही है, एक्ट के हिसाब से फिट हो रही है। फिर मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण का गठन किया गया। तो चूंकि शहरी गरीबों के कल्याण के लिए है तो मंत्री नगरीय विकास और आवास इन्हीं के उसमें जो है वो अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश शहरी विकास में तो कई बार ये आ जाता है राज्य शहरी विकास अभिकरण, मध्य प्रदेश राज्य शहरी विकास अभिकरण अगर आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कीवर्ड भी टाइप करोगे उससे भी मिल जाएगा। ये क्यों लिया, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर बकायदा जो है अगर कहा जाए नगरीय प्रशासन एक शब्द है ना। तो मध्य प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण अभिकरण करना था, ठीक है, इससे भी लिंक हो जाएगा। तो ये हम चले गए। तो बकायदा यहाँ पर आप जब जाओगे तो अर्बन डेवलपमेंट का आपको मध्य प्रदेश का पूरा वो मिलेगा। उससे भी जो है वो अगर कहा जाए आप नगरीय विकास आवास विभाग ये सब चीज़ें जो कर सकते हो, इसमें पूरी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हमको अर्बन पॉवर्टी को दूर करना है, कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो ये कभी जो है वो पूछे यहाँ पर, वो तो मैं प्राधिकरण निकल गया था एजेंसी के रूप में, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाता है, यानी जो अर्बन जो अगर कहा जाए जो अथॉरिटी है वो कौन कौन से काम देख रही है और जो है वो डेवलपमेंट के। आग की रोकथाम, फायर प्रिवेंशन देखा होगा। अगर इसको अब देखो, दो तरीके से चीजें होती है, एक कि हम चीजों को रटें और एक है कि हम जो अगर कहा जाए उसको समझें। रटना और समझना दोनों अलग अलग। समझना ऐसे जैसे आप किसी शहर में हो तो आपको मालूम है कि फायर ब्रिगेड्स कौन देख रही है, नगर, उसमें नगर पालिका नगर निगम लिखा रहता है। यहाँ पर आपके शहर के हेरिटेज साइट्स को अगर वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आ रहे तो बाकी सब जो है वो नगरीय प्रशासन देखेगा।
अभी भोपाल के अंदर जो मेट्रो है वो नगरीय प्रशासन देख रहा है। मतलब चीजें अगर हम आसपास जो देख रही हैं, जो शहर की रोड है वो ये बना रहे हैं, पानी की जलापूर्ति जो अगर कहा जाए ये कर रहे हैं, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स के बारे में ये काम कर रहे हैं, शहरों में जो ठोस अपशिष्ट है, तरल अपशिष्ट है, उसका जो है वो निस्तारण कैसे हो ये देख रहे हैं, कचरा साफ सफाई सैनिटेशन ये देख रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझो भाई, नगरीय प्रशासन विभाग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक मेरी फाइल से दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। अब देखिए, इतने काम हैं, यानी जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में है नगरीय प्रशासन, है ना। अब क्या अब आप या तो हम इसको रट लें, कैसे रटेंगे, बड़ा कठिन है। भाई विभाग को क्या दायित्व दिया, यहाँ लिस्ट आओ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा इतने सारे जो अगर कहा जाए काम ये देख रहा है, तो क्या क्या देख रहा है। अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में चुंगी, शहरी क्षेत्रों में कांजी हाउस देख रहा है, यानी नीचे अगर आप जाओगे तो आपको समझ पड़ेगा। तो आप अपने आसपास तो देखो, जैसे शहरी यातायात है ये देख रहा है ये, ठीक है, शहरी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, शहरी गरीबों के आवास के लिए व्यवस्था कर रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई स्लम एरिया है वहां से, तो वहां उस स्लम एरिया को हटाकर वहां पर कॉलोनीज डेवलप करने में जो है वो ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आपके लिए पानी की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, शहरी सुधार, मल जल, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। आज बड़े तालाब को साफ कर रहा है भोपाल में, तो क्यों कर रहा है। नगरीय विकास की जो अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम बना रहा है, तो क्यों बना रहा है। यहाँ शहर में जो गरीब हैं उनके को स्किल्ड करके रोजगार से जोड़ रहा है, तो क्यों जोड़ रहा है। यहाँ पर तो आप थोड़ा सा पीछे जाओ, मुझे आज भी याद है कि जब मध्य प्रदेश में कोविड लगा तो 2020 में भोपाल नगर निगम ने लोगों को कहा कि आप घर में जो है वो मास्क बनाइए। उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए जिससे कि कम से कम उनके रोजगार भी बढ़े और मास्क की जरूरत भी पूरी हो। तो हमको ये बात समझ पड़ी थी कि हम या तो ये इतने सारे जो अगर कहा जाए 34 काम याद कर लें, या अपने आसपास रोज घूम कर देखें। जब भी हम देखेंगे अच्छा हाँ यार ये चीज तो ये नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आती है, यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कुछ नहीं आते। तो आपको जो ये नगरीय प्रशासन कहानी जो दिख रही है यहाँ, तो ये है कि जिला शहरी विकास अभिकरण नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आप इसको बनाते हैं। और इसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में होते हैं। आज भी अभी आंकड़े तो यही यूज करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि नए जब चुनाव होंगे तब नए आंकड़े आएंगे। तो 1699 ये सबसे लेटेस्ट अगर कहा जाए रिपोर्ट आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, मतलब जो उनके विभाग के ऊपर उपलब्ध है उसमें। तो हमें ये बात समझिए कि या तो हम ये 138 पेज की फाइल पूरी पढ़ लें, वो हमारे लिए जो अगर कहा जाए बहुत कठिन है, या हम अपने आसपास थोड़ा सा क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, तब भी हम आंसर तक जो है जा सकते हैं। फिर अगला है मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष से कम अवधि का रहा, है ना। तो हरि विनायक पाटस्कर बिल्कुल 5 साल का, मतलब एक तो ये अपने दिमाग में, जैसे पट्टवी सीतारमैया बहुत कम कार्यकाल था, क्योंकि जब राज्य का गठन हुआ तो इनको राज्यपाल बनाया गया, फिर 1957 में या जून 1957 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक्चुअल हरि विनायक पाटस्कर से ही मध्य प्रदेश को सही तरीके से राज्यपाल मिले। क्योंकि पट्टभी सीतारामैया तो क्या बोलते थे, उनका तो आपने स्टेटमेंट सुना होगा ना कि राज्यपाल तो केवल और आप जो है वो स्वागत सत्कार के लिए अपॉइंट की गई पोस्ट, वो तो चाय पिलाएगा, स्वागत करेगा, सत्कार, क्योंकि उस समय इतना रोल नहीं था। धीरे धीरे सेकंड जो हमारे गवर्नर थे हरि विनायक पाटस्कर, वहां से राजनीति थोड़ी सी करवाई। क्यों, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के अंदर अलग अलग सरकारें बनने की प्रक्रिया भारत में शुरू हो चुकी थी उस दौरान। तो हरि विनायक पाटस्कर बड़ा एक लंबा कार्यकाल, मोटा मोटा माने तो 8.25 साल, यानी आप सोचिए 7.5 साल से ज्यादा वो मध्य प्रदेश के गवर्नर है। एक बहुत लंबा टेन्योर उनका जो है वो ये माना जाता है। फिर उसके बाद आए केसी रेड्डी। केसी रेड्डी एक बहुत कर्नाटक की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे। तो वो 2 बार जो है वो हमारे गवर्नर है। पहली बार जब गवर्नर के पोस्ट पर थे, उसके बाद वो कुछ समय के लिए बीमार हो गए, तो पीवी दीक्षित को जो है अगर कहा जाए गवर्नर बना दिया। तो पीवी दीक्षित जो है वो मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर बने, फिर केसी रेड्डी के हाथ में पावर आ गई। तो ऐसे अगर हम टेक्निकली देखें तो एक ही टेन्योर है, बट उसमें बीच में अगर हम जो है वो पीवी दीक्षित का जो 6 दिन का कार्यकाल मिला लें, तो फिर जो अगर कहा जाए तो वो दूसरा कार्यकाल जब उनका शुरू, मतलब दूसरा तो नहीं कह सकते उसको, वो लगभग वो भी जो है वो 6 साल से ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर है। सत्यनारायण सिन्हा के साथ भी, वो भी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो है वो मेंबर थे, एक बहुत बड़ी जो है वो हस्ती थे। वो भी 6 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश के जो है वो गवर्नर के जो है वो पोस्ट पे रहे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। तो गवर्नर के कुछ फैक्ट्स आपको जो है वो पता होना चाहिए,
कुछ फैक्ट, जैसे मोहम्मद शफी कुरैशी है ना, वो लगभग जो अगर कहा जाए 4.5 साल गवर्नर है। 5 साल उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए गवर्नर का कार्यकाल जो है वो पूरा जो है वो नहीं किया था मोहम्मद शफी कुरैशी का। ये आपको जो है वो याद रखना है। यानी 98 में तक जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। उसके बाद फिर उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को जो है लाए, क्योंकि देखो केंद्र में कभी राजनीति में बदलाव होता है तो गवर्नर भी बदलते हैं, है ना। तो ये 98 के इलेक्शन से आप इसको याद रख सकते हैं। गवर्नर के पोस्ट के संबंध में आपको मैंने, वैसे तो मैंने गवर्नर का एक वीडियो बना रखा है, वो देख लो ढूंढ के, आप मिल जाए तो वेल गुड है, नहीं तो मैं एक गवर्नर का और नया सीरीज भी शुरू करूंगा। तो जैसे आपको गवर्नर, जैसे बलराम जाखड़ कृषि मंत्री भी थे, अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी कृषि मंत्री हैं। बलराम जाखड़ जो अगर कहा जाए लोकसभा में 10 साल तक जो है अगर कहा जाए स्पीकर के पद पर भी रहे, वो बड़ा लंबा जो अगर कहा जाए हमारे गवर्नर से ज्यादा वो लोकसभा स्पीकर के रूप में जो है वो जाने गए। लोकसभा 2 लगातार लोकसभाओं में स्पीकर के पोस्ट पर है। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें कि कोई गवर्नर क्या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी रहा है यहाँ पर वो, और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रहा है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे अगर आप जब भगवत दयाल शर्मा के बारे में बात करो, अब भगवत दयाल शर्मा के साथ ये था कि वो हरियाणा जब राज्य का गठन हुआ तो वो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर बने। तो 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हो रहा, और उसके हरियाणा राज्य के गठन के बाद भगवत दयाल शर्मा का जो है अगर कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर बनना, उसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको एक बड़ा रोल जो है वो आना, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में यही आना। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें आप लिख लिया करो। जैसे अभी एमपीपीएससी में वो आया था ना कि किस गवर्नर के, अब मैं पढ़ा चुका हूँ, जब आप वो गवर्नर वाला वीडियो देखे उन्हें बकायदा, और चीफ मिनिस्टर वाले में भी मैंने बताया, आगे पीछे दोनों बताया कि किस गवर्नर के कार्यकाल में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, कब हुआ, और सब चीजें मैंने बताई यहाँ पर। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यानी हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट रूल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 जो लगा, वो किस चीफ मिनिस्टर से। तो श्यामा चरण शुक्ल पहला, बिल्कुल सही है। ऐसा है कि जब श्यामा चरण शुक्ल मतलब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, श्यामा चरण जब शुक्ल जो है दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, तो दूसरी बार जब चीफ मिनिस्टर बने उसी समय जो है देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस समय 19 जब आपातकाल खत्म हुआ, तो आपातकाल खत्म होने के बाद केंद्र में जो है वो सत्ता आई, किसकी, जनता पार्टी की। ध्यान समझिएगा श्यामा चरण शुक्ल की कहानी। केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो सीधी सी बात है कि वो तो कमाल दिखाएगी। तो मध्य प्रदेश में अप्रैल 1977 में पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था। उस समय श्यामा चरण शुक्ल हमारे मुख्यमंत्री थे। उस प्रेसिडेंट रूल बहुत कम था, मोटा मोटा लगभग 54 दिन का वो प्रेसिडेंट रूल था वो। उस प्रेसिडेंट रूल के बाद पूरी सत्ता ही बदल गई, यानी कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई और जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई। कैलाश चंद्र जोशी जो बाद में बीजेपी के से जुड़े रहे उस समय, क्योंकि जब ये 77 की बात है तो बीजेपी का तो जन्म नहीं हुआ था, बीजेपी की स्थापना हुई है 1980 में। तो हम ये बात ही नहीं कर सकते कि उस समय बीजेपी होगी। तो आप एक चीज ये भी देखिए कि जब गवर्नर रूल लगा उसके बाद हमारे यहाँ सत्ता भी बदली। पहला प्रेसिडेंट, गवर्नर रूल गलत बोल रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट रूल लगा। पहले प्रेसिडेंट रूल में श्यामा चरण शुक्ल कांग्रेस, प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ 77 में तो कैलाश चंद्र जोशी जनता पार्टी। फिर दूसरा जो लगा सुंदरलाल पटवा। अब सुंदरलाल पटवा पे तो ऐसे भी प्रश्न जो है वो आ ही सकता है 100 ईयर के कारण। सुंदरलाल पटवा 1980 में जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। अब उस समय भी इंदिरा गांधी हो चीफ मिनिस्टर बन गई, तो सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर बने। उस समय फिर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा। तो सुंदरलाल पटवा के हटने के बाद जो है अगर कहा जाए कि अर्जुन सिंह, तो जनता, उस समय सुंदरलाल पटवा जनता पार्टी से, ध्यान रखना ना दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी अभी अस्तित्व में आई नहीं थी। तो एक जनता पार्टी, जैसे उसके बाद जो अगर कहा जाए कि अर्जुन सिंह कांग्रेस के आ गए, ठीक है। तो ऐसे हमको ये पता होना चाहिए। बाद में सुंदरलाल पटवा जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जो है वो अगर कहा जाए चेहरा माना जाता है। और तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ कि तीसरी बार जब 1990 में, 1990 में जब बाबरी डिमोलिशन की घटना हुई, उसके बाद जिन राज्यों में अगर कहा जाए प्रेसिडेंट रूल लगाए गए, उसमें जो है वो 1992 में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा। ठीक है, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसमें 92 में प्रेसिडेंट रूल लगा। उस 92 के प्रेसिडेंट रूल के पहले सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर, और वो हटा और दिग्विजय सिंह 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बन गए। यानी तीसरे प्रेसिडेंट रूल को ध्यान से देखें तो तीसरे प्रेसिडेंट रूल के पहले बीजेपी पावर में थी, और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद सत्ता में आ गई कांग्रेस। यानी
प्रेसिडेंट रूल एक साधन बना लिया था राज्यों ने, ठीक है, सत्ता को बदलने का। और इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर सक चुका है एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के संदर्भ में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बताने की कोशिश करी कि आप कैसे जो है वो चीज़ों को जो है वो याद रखोगे, कि क्या जो है वो इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकते। अब ये बात रही कि ये जो है वो पहला, ये ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? कैलाश चंद्र जोशी। मैं आपको ये भी चीज बता दूं, कैलाश चंद्र जोशी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। कैलाश चंद्र जोशी राष्ट्रपति शासन के बाद जो है अगर कहा जाए चीफ मिनिस्टर बने। ये सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत होगा अगर एग्जाम में अगर कोई प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाएगा तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब वो प्रेसिडेंट रूल हटा, उसके बाद सत्ता में आए तो कौन चीफ मिनिस्टर बना? तो कैलाश चंद्र जोशी बना। ठीक है, सॉरी, कैलाश चंद्र जोशी जो है वो बने। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में 100% गलत होते हैं, आगे और पीछे वाले। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है, बाकी तो कुछ और नहीं। तो बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही हर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। हालांकि क्या होता है ना, मेरे क्वेश्चन जो है वो दाल बाटी की तरह होती है, टाइम लगता है, खाने में बनने में भी बहुत टाइम लगता है। इनको बनाने में भी हमको दाल बाटी चूरमा जैसा होता है पेपर, मेरा ये पेपर बनाने में भी खाम समय लेता है, पौष्टिक भी होता है, एग्जाम में भी भरपेट आपको प्रोटीन न्यूट्रिशंस मिलेंगे, यानी क्वेश्चन बनेंगे। बट वर्तमान समय में जो परिदृश्य है वो नूडल चाउमीन फास्ट फूड का है, जो खाने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन जब बाद में उनके परिणाम निकल कर आते हैं तो बहुत घातक होते हैं। तो ठीक है, अब जाते जाते आपके लिए बात है कि अगर आपको लगता है कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 का। अगर आप एमपीजी के स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन आपकी पूरी नीड फुलफिल हो जाएगी, कुछ और दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। विथ टेस्ट सीरीज बी आर अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जैसे ही ऐप डाउनलोड करके अकाउंट बनाएंगे तो नीचे एक ऐसा स्टोर करके फीचर लिखा देंगे। इस स्टोर पर आपको क्लिक करना है, इस स्टोर फीचर पे, तो एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी कोर्सेज। इस लिस्ट पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर एक कोर्स नीचे आपको दिखेगा, एमपीजी के स्पेशल 2489 का कोर्स है, 2489 रुपए का, यानी 2500 मान लीजिए। पूरे पांचों यूनिट विथ न्यू पैटर्न, एंड अगर कहा जाए आपका टेस्ट सीरीज, दोनों मिलेंगी। नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज, वो नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज 15 एक दिन में आपको दिखने लगेगी। अभी उसमें टेस्ट तो डले हैं, लेकिन नए पैटर्न वाले कुछ टेस्ट हम उसमें अपडेट करा रहे हैं। दूसरा कि जितने नए टॉपिक ऐड ऑन हुए वो भी, क्योंकि हम फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले बच्चों को या पीएससी वाले बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं। तो जैसे गोवंश वध प्रतिषेध हुआ, या जो भी सचिवालय हुआ, सेक्रेटरीट हुआ, ये पूरे टॉपिक आपके जितने नए, जितने भी ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये जितने नए टॉपिक हैं, या ये जो नए टॉपिक यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली वहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी भी उसमें इतना कंटेंट है कि अगर आज आप उसको पकड़ के तैयारी करें तो आपका ये पीएससी का प्री का पेपर आप उससे मिला लेना तो आपको समझ पड़ जाएगी कितना हेल्पफुल है। प्लस हर वीक उसमें सैटरडे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो लाइव भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि कोर्स आपका है क्या, कोर्स है तो कहाँ है, ऐप पे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये धन्यवाद आप सभी को।